तो थी सुर्खियां और अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। पिछले 7 महीने से मणिपुर जातीय संघर्ष की आग में सुलग रहा है। मणिपुर को लेकर पीएम मोदी और राज्य की बीजेपी सरकार पूरी तरह से फेल नजर आती है। दो समुदायों के बीच इस संघर्ष में 150 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। इस बीच आज विजयदशमी के मौके पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने मणिपुर को लेकर मोदी सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। तो क्या कहा है मोहन भागवत ने, देखते हैं ये। देश के पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर में फैली हिंसा की आग थमने का नाम नहीं ले रही है। इस साल 3 मई को राज्य में भड़की जातीय हिंसा आज भी जारी है। वहीं पीएम मोदी ने मणिपुर को लेकर अपनी आंखें बंद कर ली है। इस बीच राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत का अहम बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने सवाल करते हुए कहा, मणिपुर जैसे शांत राज्य में यह हिंसा की आग फैलाई किसने। नागपुर में दशहरे के मौके पर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, मणिपुर शांत था, अचानक आपसी फूट की आग कैसे लग गई। मणिपुर हिंसा के पीछे सीमा पार के आतंकवादी थे। मैतेई और कुकी समाज को किसने एक दूसरे के सामने खड़ा किया। सीमावर्ती क्षेत्र है, वहाँ झगड़े हो, इसका किसको फायदा है। मणिपुर में झगड़ा निर्माण करने वाले बाहरी ताकत हैं क्या। गृह मंत्री अन्य मंत्री वहाँ जाकर बैठे, शांति की प्रक्रिया चलते हुए हिंसा भड़काने वाले कौन थे, देखने पर पता चलता है ये हुआ नहीं, करवाया गया है। आरएसएस प्रमुख के इस बयान से समझा जा रहा है कि उन्होंने पीएम मोदी का नाम ना लेकर ही उन्हें इस जातीय संघर्ष के लिए जिम्मेदार माना है। वहीं अमित शाह को मणिपुर जाने की भी बात कही है। इसके साथ ही मोहन भागवत ने यह भी कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले कुछ लोग भावनाएं भड़काकर वोट हासिल करने की साजिश रच रहे हैं, जिस पर शिवसेना सांसद संजय राउत ने भी पलटवार किया। संजय राउत ने कहा, अगर अलग अलग विचारधारा वाले लोग इंडिया गठबंधन में आए हैं और वो तानाशाही के खिलाफ लड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो मोहन भागवत को देश, लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए इंडिया गठबंधन का समर्थन करना चाहिए। मोहन भागवत के बयान पर कपिल सिब्बल ने भी निशाना साधा है। सिब्बल ने कहा कि उनकी बातें समाज में एकता रखने के लिए बेहद जरूरी हैं, लेकिन समाज तोड़ने का काम कौन कर रहा है, आपके लोग ही कर रहे हैं। तो सबसे पहले आप ये बात जो लोग सत्ता में बैठे हैं उन्हें समझाइए। संघ प्रमुख के इस बयान से सियासी घमासान तेज है। वहीं राजस्थान के सियासी घमासान में प्रियंका की एंट्री से बीजेपी परेशान है। विधानसभा चुनावों के लिए अभी राजस्थान में स्टार प्रचारकों की सूची जारी नहीं हुई है, लेकिन कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी इससे पहले ही यहां की कमान अपने हाथ में लेती नजर आ रही हैं। हिमाचल की तर्ज पर अब राजस्थान में भी प्रियंका कांग्रेस की जिम्मेदारी संभाल रही है। तो कैसे राजस्थान में प्रियंका की एंट्री से बिगड़ा बीजेपी का खेल, देखते हैं ये रिपोर्ट। राजस्थान के चुनावी समर में प्रियंका की एंट्री से तापमान में उबाल आ गया है। जहां जहां प्रियंका की रैली है, वहां वहां बीजेपी को महिला वोट बैंक खिसकता दिख रहा है, क्योंकि राजस्थान में महिलाओं के बीच प्रियंका की डिमांड ज्यादा है। दरअसल कांग्रेस हाईकमान की तरफ से राजस्थान विधानसभा चुनावों की कमान इस बार प्रियंका गांधी ही संभालती नजर आ रही हैं। यही वजह है कि बीते 1 महीने में प्रियंका गांधी यहां 2 बड़ी सभाएं कर चुकी हैं और अब 25 अक्टूबर को झुंझुनू में फिर से जनसभा करने जा रही है। करीब 4 दिन पहले प्रियंका दौसा पहुंची थी, जहां वो ईआरसीपी के लिए आयोजित जन जागरण अभियान में शामिल हुई थी। इससे 1 महीने पहले प्रियंका ने निवाई में जनसभा की थी। हालांकि विधानसभा चुनावों में प्रचार के लिए अभी स्टार प्रचारकों की सूची जारी होनी है, लेकिन प्रियंका गांधी ने यहां ताबड़तोड़ दौरे शुरू कर दिए हैं। कांग्रेस सूत्रों का कहना है कि हिमाचल की तरह राजस्थान में विधानसभा चुनावों की बागडोर प्रियंका गांधी के हाथ ज्यादा रहेगी। दरअसल राजस्थान में प्रियंका गांधी की सबसे ज्यादा सक्रिय होने के कई सियासी मायने हैं। प्रदेश में पायलट गुट की बगावत के बाद जो सियासी घमासान मचा था, उसे भी काफी हद तक प्रियंका गांधी ने ही कंट्रोल किया था। गहलोत सरकार से बगावत करने के बाद पायलट खेमे को संभालने का काम प्रियंका गांधी ने ही किया था। इसके बाद भी जब जब राजस्थान में गहलोत और पायलट के बीच विवाद बढ़ा, प्रियंका की उसमें एंट्री हुई। कई मौके आए जब पायलट ने गहलोत सरकार के खिलाफ खुलकर बयान दिए। इसी साल पायलट ने गहलोत सरकार को अल्टीमेटम तक दे दिया था। इसके बाद भी प्रियंका ने मामले को ठंडा किया। यही वजह है कि राजस्थान में प्रियंका की ज्यादातर सभाओं की जिम्मेदारी पायलट संभाल रहे हैं। निवाई में तो पायलट ने यहां तक कहा था कि जहां जहां प्रियंका गांधी सभाएं करती हैं, वहां कांग्रेस को बड़ा फायदा मिलता है। प्रियंका लगातार अपनी सभाओं में मोदी सरकार और बीजेपी की नीतियों से महिलाओं को होने वाले नुकसान गिना रही है। एक महिला होने के नाते वो महिलाओं के साथ सीधा रिश्ता जोड़ लेती हैं, जिससे राज्य में बीजेपी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। प्रियंका गांधी की रणनीति बीजेपी पर भारी पड़ रही है। इधर 5 राज्यों के चुनावों में कांग्रेस भी बीजेपी पर भारी पड़ती दिख रही है। राजस्थान सहित 5 राज्यों के चुनावों में बीजेपी की हालत काफी चिंताजनक बनी हुई है। वहीं बीजेपी नेता भी ऐसे बयान दे रहे हैं जिससे बीजेपी की मुश्किल कम होने की बजाय और बढ़ती नजर आ रही है। तो वहीं बीजेपी ईवीएम के जरिए फिर से खेल करने की योजना बना रही है, जिससे अपनी हार को टाला जा सके। क्या है पूरी खबर, देखते हैं ये।
राजस्थान के अलवर सांसद और तिजारा से बीजेपी प्रत्याशी बाबा बालकनाथ ने ईवीएम को लेकर एक ऐसी बात कह दी है जिससे बीजेपी की मुश्किल और बढ़ सकती है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें बाबा बालकनाथ कहते हुए सुनाई दे रहे हैं, वोट 1440 होंगे और पड़ेंगे 1450। जितने वोट उससे ज्यादा वोटिंग होगी, बाद में चुनाव आयोग जांच करता रहे। अब इस बयान से एक बार फिर ईवीएम को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। तो चलिए पहले आपको बता देते हैं कि बीजेपी सांसद बाबा बालकनाथ ने क्या कहा है। आने वाली 25 तारीख को 100% मतदान होगा। इस बार ऐसा मतदान होगा कि गांव के वोट तो होंगे 1440 और पड़ेंगे 1450। जितने वोट उससे ज्यादा वोटिंग होगी, बाद में चुनाव आयोग जांच करता रहे। हम 100 में 110 वोट डालेंगे, इस भावना के साथ काम करना है। बाबा बालकनाथ का ये बयान अब तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस बयान से साफ है कि बीजेपी राजस्थान सहित दूसरे राज्यों में भी ईवीएम के सहारे जीत की जुगत लगा रही है। वैसे ये कोई पहला मौका नहीं है जब ईवीएम के साथ छेड़खानी करने की इस तरह की खबरें सामने आई हो। इससे पहले तेलंगाना और मध्य प्रदेश में भी ईवीएम को लेकर सवाल खड़े हो चुके हैं। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह भी ईवीएम को लेकर सवाल खड़े कर चुके हैं। इस बीच सांसद बाबा बालकनाथ का वीडियो वायरल होने के बाद तिजारा के रिटर्निंग अधिकारी अनूप सिंह ने नोटिस जारी कर आचार संहिता के उल्लंघन के बारे में जवाब मांगा है। चुनाव आयोग के इस एक्शन से साफ है कि ये सिर्फ एक औपचारिकता की कार्रवाई है। बाबा बालकनाथ ने अपने बयान में इसका इशारा भी दे दिया था। आपको बता दें कि बीजेपी ने बाबा बालकनाथ को इस बार तिजारा से उम्मीदवार बनाया है। इससे पहले भी उन्होंने विवादास्पद बयान दिया था जिसमें वो धर्म के आधार पर वोट मांगते हुए दिखाई दे रही हैं और इसी तरह का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। तिजारा में इस बार कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि बीजेपी के बागी और पूर्व विधायक मामन यादव ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है, जिससे बाबा बालकनाथ को वोट खिसकने का डर सता रहा है। मामन यादव का टिकट बीजेपी ने काट दिया है। ऐसे में बीजेपी नेता ही बीजेपी को हराने की रणनीति बनाने में जुटे हुए हैं। तो बीजेपी अब ईवीएम के सहारे कोई बड़ा खेल करने की तैयारी में है। ईवीएम को लेकर बीजेपी नेताओं के बयान विपक्ष के दावे को और पुख्ता कर रहे हैं। इधर मिजोरम के सीएम ने भी एनडीए गठबंधन को लेकर बड़ा दावा कर दिया है। विधानसभा चुनाव से पहले पीएम मोदी को बड़ा झटका लगा है। जहां मिजोरम सहित देश के 5 राज्यों में चुनाव होने हैं और 5 राज्यों में बीजेपी को झटका लगता दिखाई दे रहा है। मिजोरम के सीएम ने पीएम मोदी को लेकर बड़ा बयान दिया है। तो क्या कहा है सीएम जोरमथंगा ने, देखते हैं ये रिपोर्ट। पूर्वोत्तर राज्य मिजोरम में 7 नवंबर को मतदान होना है। चुनावी मैदान में बीजेपी और कांग्रेस जैसी राष्ट्रीय पार्टियों के अलावा मिजो नेशनल फ्रंट और जोरम पीपल्स मूवमेंट जैसी स्थानीय पार्टियां भी हैं। पड़ोसी राज्य बीजेपी शासित मणिपुर में हिंसा के बाद हजारों लोग पलायन करके मिजोरम पहुंचे हैं और इसका प्रभाव भी यहाँ पर नजर आ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अगले कुछ दिनों में यहाँ चुनाव अभियान में शामिल हो सकते हैं, लेकिन इससे पहले मोदी को मिजोरम में बड़ा झटका लगा है। मिजोरम के सीएम और मिजो नेशनल फ्रंट के नेता जोरमथंगा ने पीएम मोदी को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अगर पीएम मोदी मिजोरम आएंगे और चुनावी सभा को संबोधित करेंगे तो वो उनके साथ मंच शेयर नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि अच्छा यही होगा कि पीएम यहां अकेले आए और मंच पर अकेले अपनी बात रखें। इसके बाद मैं अलग से मंच पर आऊंगा। इस समय बीजेपी के साथ सहानुभूति रखना मेरी पार्टी के लिए बड़ा माइनस पॉइंट होगा। आपको बता दें कि जोरमथंगा की पार्टी मिजो नेशनल फ्रंट बीजेपी के नेतृत्व वाली नॉर्थ ईस्ट डेमोक्रेटिक अलायंस और केंद्र में सत्ताधारी एनडीए में शामिल है। हालांकि एमएनएफ मिजोरम में भाजपा से अलग है। मतलब ये है कि मणिपुर हिंसा के बाद 2 पार्टियों ने पहले ही बीजेपी से दूरी बना ली है और अगर मिजो नेशनल फ्रंट भी एनडीए से दूरी बनाती है तो पीएम मोदी को 2024 लोकसभा और विधानसभा चुनाव में बड़ा झटका लगेगा। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी 16 और 17 अक्टूबर को मिजोरम के 2 दिन के दौरे पर गए थे। वहां उन्होंने कहा था कि कुछ दिनों पहले मैं भारत जोड़ो यात्रा से कन्याकुमारी से कश्मीर तक चला। इसका आइडिया भाजपा और आरएसएस की ओर से देश में फैलाई गई विचारधारा से लड़ना था। मणिपुर में जो हो रहा है उससे पता चलता है कि बीजेपी की आइडियोलॉजी क्या कर सकती है। वहां सैकड़ों लोग मार दिए गए, महिलाओं से छेड़छाड़ हुई, बच्चों की जान गई, लोगों के घरों को तोड़ा जा रहा है। इसके बाद भी पीएम ने मणिपुर का दौरा नहीं किया। ऐसा लगता है कि पीएम के लिए मणिपुर देश का हिस्सा नहीं है। वैसे आपको बता दें कि मिजोरम में 7 नवंबर को मतदान होगा और 3 दिसंबर को परिणाम आएंगे। मिजोरम में चुनाव से पहले ही बीजेपी बैकफुट पर है। इधर मध्य प्रदेश में भी बीजेपी बैकफुट पर है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने अपने आखिरी प्रत्याशी के नाम का भी ऐलान कर दिया है। एमपी की अमला सीट से कांग्रेस डिप्टी कलेक्टर निशा बांगरे को टिकट देने की योजना बना रही थी, लेकिन आखिरी वक्त में निशा बांगरे की जगह किसी और को टिकट देना पड़ गया। लेकिन निशा बांगरे का इस्तीफा मंजूर होने के बाद राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। तो क्या है पूरी खबर, देखते हैं ये रिपोर्ट।
मध्य प्रदेश के चुनाव मैदान में बड़ा खेल होने वाला है। जहां कांग्रेस ने अपने सभी पत्ते खोल दिए हैं, तो वहीं राज्य की 230 विधानसभा सीटों को लेकर कांग्रेस की तरफ से सभी उम्मीदवार मैदान में उतर चुके हैं। वहीं निशा बांगरे का इस्तीफा भी मंजूर कर लिया गया है। कांग्रेस ने एमपी की आमला सीट से मनोज मालवीय को मैदान में उतारा है। इससे पहले ऐसा माना जा रहा था कि इस सीट पर कांग्रेस डिप्टी कलेक्टर निशा बांगरे को टिकट देने की योजना बना रही है, लेकिन उनके इस्तीफे के मामले पर कोई फैसला नहीं होने की वजह से कांग्रेस ने आखिरकार मनोज मालवीय को मैदान में उतार दिया। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश की चर्चित डिप्टी कलेक्टर निशा बांगरे का इस्तीफा मध्य प्रदेश सरकार ने मंजूर कर लिया है और इसी के साथ निशा बांगरे का चुनाव लड़ने का रास्ता भी साफ हो गया है। निशा बांगरे ने अपना इस्तीफा मंजूर करने का सरकार पर दबाव बनाने के लिए आमला से भोपाल तक पैदल यात्रा भी की थी। छतरपुर की डिप्टी कलेक्टर निशा बांगरे के इस्तीफे की फाइल भोपाल के सरकारी दफ्तरों में लंबे समय से अटकी पड़ी थी। निशा बांगरे अपने इस्तीफे के मामले में पहले मध्य प्रदेश हाईकोर्ट और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट भी गई थी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर जबलपुर हाईकोर्ट ने तुरंत सुनवाई करते हुए सरकार को आदेश दिया था कि 23 अक्टूबर तक इस मामले में अंतिम फैसला ले लिया जाए, जिसके बाद 24 अक्टूबर को इस्तीफा मंजूर कर लिया गया। तो वहीं कांग्रेस ने सरकार की जाल में ना फंसकर अपने आखिरी उम्मीदवार को मैदान में उतार दिया है। लेकिन अब ऐसा कयास लगाया जा रहा है कि अब कांग्रेस निशा को टिकट दे सकती है और बीजेपी का खेल बिगाड़ सकती है। कांग्रेस की रणनीति से एमपी में बीजेपी दबाव में है। दबाव तो हमास पर भी बनाया जा रहा है। हमास इजराइल जंग का आज 18वां दिन है। इजराइल गजा पट्टी पर ताबड़तोड़ बमबारी कर रहा है। पिछले 72 घंटों में इजराइल हमले में 400 से ज्यादा फिलिस्तीनियों की जान जा चुकी है। गजा पर लगातार हो रही कार्रवाई को लेकर 57 मुस्लिम देशों ने इजराइल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। तो वहीं अब अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने भी इजराइल को कड़ी चेतावनी दी है। तो क्या कहा है ओबामा ने, देखते हैं ये रिपोर्ट। गजा को इजराइल लगातार निशाना बना रहा है। वहां आम जरूरत की चीजों की कमी हो गई है। यहां तक कि पीने के लिए पानी की भी किल्लत अभी से दिखाई दे रही है। इस बीच इजराइल लगातार गजा और वेस्ट बैंक को निशाने पर ले रहा है। इजराइल की कार्रवाई में सबसे ज्यादा जान महिलाओं और बच्चों की जा रही है। एक तरफ 57 मुस्लिम देश इजराइल से नाराज हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने इजराइल को चेतावनी दी है और संयम बरतने की अपील की है। ओबामा ने कहा कि गजा में इजराइल की कुछ कार्रवाई जैसे खाने पीने में कटौती कई पीढ़ियों तक फिलिस्तीनियों के रवैयों को सख्त कर सकती है। इतना ही नहीं, ये इजराइल के अंतर्राष्ट्रीय समर्थन को कमजोर कर सकती है। कोई भी इजराइल की वो सैन्य रणनीति जो युद्ध की मानवीय लागतों को नजरअंदाज करती है, उनका उल्टा असर हो सकता है। गजा में लोगों के लिए भोजन, पानी और बिजली काटने के इजराइल सरकार के फैसले से न केवल बढ़ते मानवीय संकट का खतरा है, बल्कि ये पीढ़ियों के लिए फिलिस्तीनियों के रवैयों को और अधिक कठोर कर सकता है। उन्होंने कहा कि अगर इजराइल युद्ध में गजा के नागरिकों के मानवीय पहलुओं को नजरअंदाज करता है, तो इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। अगर इजराइल गजा पर हमले जारी रखता है, तो वैश्विक स्तर पर उसका समर्थन कमजोर पड़ेगा, जिसका इस्तेमाल दुश्मन देश अपने पक्ष में माहौल तैयार करने के। यूपी एसटीएफ ने जैसे ही अनूप चौधरी को गिरफ्तार किया, वैसे ही आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया। अनूप चौधरी खुद को रेल मंत्रालय का सदस्य बताता था। उत्तराखंड पुलिस ने उस पर 15,000 का इनाम घोषित किया हुआ था। चौधरी ने अपना जलवा दिखाने के लिए फर्जी पुलिसकर्मी भी सुरक्षा के लिए तैनात कर रखा था। इससे पहले यूपी एसटीएफ ने अप्रैल के महीने में लखनऊ में संजय प्रकाश राय उर्फ संजय शेरपुरिया नाम के शख्स को गिरफ्तार किया था, जो खुद को केंद्र की बीजेपी सरकार का करीबी बताता था। विभूति खंड इलाके से गिरफ्तार किए गए संजय शेरपुरिया पर करोड़ों रुपए की ठगी का आरोप है। इतना ही नहीं, 2 मार्च को जम्मू कश्मीर पुलिस ने किरण पटेल नाम के ठग को गिरफ्तार किया था, जो खुद को प्रधानमंत्री कार्यालय का एडिशनल डायरेक्टर बताता था। मोदी सरकार में लगातार ठगों की बढ़ती संख्या और करोड़ों के घपले को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी पर निशाना साधा है। कांग्रेस ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि इन दिनों देश में मोदी सरकार से जुड़े महाठग घूम रहे हैं। कोई खुद को पीएमओ का अधिकारी बताता है, तो कोई मोदी सरकार का सदस्य बताता है। पिछले दिनों कई ठग पकड़े गए, आज एक और ठग पकड़ा गया, अनूप चौधरी। अनूप बीजेपी का कार्यकर्ता है और पीएम से लेकर गृह मंत्री के साथ इसकी तस्वीरें हैं। ये खुद को मोदी सरकार का सदस्य बताकर ठगी करता था। कई साल से ये ठगी चालू थी। जब मामला हद से ज्यादा बढ़ गया और कंट्रोल से बाहर जाने लगा, तो अब इसको गिरफ्तार किया गया। लेकिन सवाल अब भी वही है, ये सारे ठग प्रधानमंत्री से जुड़े हुए क्यों हैं? मोदी सरकार में इनकी दखल क्यों है? पीएम मोदी से ठगों का क्या